Hello Jharkhand, welcome to Learners Garage Education. In this class, I am going to start General Science question and this is part number 41. यह आपका जो क्लास है वो जैसे सीजीएल एसआई एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम में और कोई भी एग्जाम जहाँ भी जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आता है उसमें यह लेक्चर फ्रूटफुल होगा। पीडीएफ इसका एज यूजुअल टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लें अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। आज के क्लास में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है वह सारा का सारा एसएससी सीजीएल 2021 का है। अलग अलग एग्जाम हुआ था एसएससी का, एक शिफ्ट में होता नहीं है, तो अलग अलग शिफ्ट का क्वेश्चन मैं खोज कर लाया हूँ आज और अच्छे से लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिएगा। और एलोंग विथ क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा उसको भी जो है से आप लोग जरूर सुनिएगा ध्यान से और उसको याद भी रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमआर? एएमआर का फुल फॉर्म क्या है? तो एएमआर का फुल फॉर्म होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, क्या कभी आपने इस टर्म को सुना है? नहीं सुना है तो भाई सुन लीजिए। एएमआर जो है टॉप 10 थ्रेड्स समझते हैं ना, तो WHO के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है कि वर्ल्ड में जितना भी टॉप 10 थ्रेड्स है उसमें एक एएमआर आता है। अब यह एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? जैसे बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगस होता है, तो ये सब के चलते जो है कोई चीज़ रोग होता है। लेकिन आप लोग करते क्या है कि कोई अगर आप लोग जो है मेडिसिन ले लेते हैं तुरंत, जैसे मान लेते हैं मुझे अभी कुछ दिन पहले सर्दी हुआ तो उसका मैं तुरंत मेडिसिन ले लेता, तो हमारे अंदर जो मेरे बॉडी के अंदर जो बोलते हैं कि जो इम्यूनिटी पावर है उस इम्यूनिटी पावर को जो मेडिसिन है ना खत्म कर देता है। हमारे बॉडी के अंदर जो होता है नेचुरल टेंडेंसी होता है कि नॉर्मल जो सर्दी जुकाम बुखार है इसको ठीक कर सकता है, लेकिन हम लोग ले लेते हैं मेडिसिन तो उसका इफिशियंसी को हम लोग जैसे कम आंक देते हैं और मेडिसिन के चलते जो है हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो धीरे धीरे छीन होने लगता है, समाप्त होने लगता है और बाद में क्या होगा ना कि बिना मेडिसिन के ठीक ही नहीं होगा और उसके बाद मेडिसिन लीजिएगा तो भी ठीक नहीं होगा। इसीलिए सर्दी बुखार नॉर्मल कुछ हो जाता है, दर्द पेन, तो तुरंत मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, बिना डॉक्टर के सलाह से कुछ नहीं करना चाहिए। और बाद मेडिसिन कोई चीज़ में लेना ही नहीं चाहिए, जैसे सर्दी है, खांसी है, ये समय तो एकदम नहीं लेना है आपको। कुछ जरा सा सर दर्द हुआ तुरंत आप लोग दवा ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। कुछ दिन वेट कर लीजिए, अगर कोई डिजीज होगा तब जाकर उसको चेकअप करा के अच्छा से मेडिसिन लेना है, नहीं तो आगे चलकर बहुत दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। तो यही था एएमआर यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इज जनरली कॉल्ड एज मिल्क शुगर एज इट इज फाउंड इन मिल्क। तो इसको ना मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह मिल्क में पाया जाता है। फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, फिर ग्लूकोज है। देखिए इसको लैक्टोज बोला जाता है। लैक्टेज को मिल्क शुगर कहा जाता है क्योंकि यह मिल्क में पाया जाता है, ओके ना। और पता होगा कि मिल्क से आप लोग कर्ड जब बनाते हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। देख लीजिएगा यहाँ पे टाइप ऑफ शुगर देखने को मिलेगा जो कि एक मोनोसेक्राइड होता है और डाइसेक्राइड्स होता है। और पॉलीसेक्राइड में 10 से ज़्यादा आइटम होता है ना, इसको याद रखिएगा। 10 या उससे ज़्यादा आइटम होता है तो उसको पॉलीसेक्राइड्स बोला जाता है। तो मोनोसेक्राइड्स में ना शुगर के बारे में बात किया जा रहा है, 10 से ज़्यादा शुगर होता है तो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, फिर ग्लैक्टोज है। तो ये सब जो है मोनोसेक्राइड में आता है। डाई में आता है सुक्रोज आता है, लैक्टोज है और फिर माल्टोज है, ओके ना। और माल्टोज ये सब देखने को मिलेगा डाइसेक्राइड में। बनता क्यों है? क्योंकि इसमें 2 शुगर होता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेगा तो माल्टोज बन जाएगा, ओके। सुक्रोज कैसे बनेगा? ग्लूकोज में फ्रुक्टोज मिलेगा तब जाकर यह सुक्रोज बनेगा। और लैक्टोज का बनता है जब लैक्टोज में ग्लूकोज मिलता है तब जाकर लैक्टोज बनता है। तो इस तरह से जो है सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर धीरे धीरे बनता है। और ज़्यादा 10 से ज़्यादा आइटम हो जाएगा तो वहाँ पे पॉलीसेक्राइड्स आप लोग सुने होंगे, तो पॉलीसेक्राइड्स में सब आ जाएगा। तो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज में आप लोग देखिएगा, फ्रुक्टोज ये होता है आपको फ्रूट्स में पाया जाता है। और माल्टोज आपको माल्ट्स में या फिर सीरियल्स में पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, मिल्क शुगर लैक्टोज को कहा जाता है। और दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और दूध में सब चीज़ पाया जाता है एक्सेप्ट विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है, जिसको आप लोग एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स हैव द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स। प्लैनेट्स है, प्लांट्स है सॉरी। तो इसमें से कौन सा प्लैनेट है जिसका सबसे ज़्यादा मून है? तो देखिए पहले तो एक बार सैटर्न बाजी मार लिया था, लेकिन बाद में जैसे जुपिटर बाजी मार लिया। पहले इसका 80 मून था, नंबर 1 पे था, लेकिन बाद में जो है 12 मून और खोजा गया है। तो करेंट में अगर बात कीजिएगा जुपिटर का 92 मून्स है। तो जुपिटर का संख्या सबसे ज़्यादा है, इसको देख लीजिएगा मून की संख्या, ओके ना। चलिए, और जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसको याद रखिएगा। और सैटर्न उसके बाद है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम। और कुछ मैं बात करना चाहूँगा इसका जुपिटर का गनीमेड एक सैटेलाइट है जो कि सबसे बड़ा पूरा सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है। और सैटर्न का जो आप लोग सुने हैं, याद ही नहीं आएगा,
सैटर्न का एक बहुत ही फेमस प्लैनेट है, सैटेलाइट है, और माइंड से उतर गया। वह सेकेंड जो है लार्जेस्ट जो है सैटेलाइट है, सॉरी याद आ गया, टाइटन। ऐसा ही से होता है, कभी कभी भूल जाता हूँ। तो इसका जो टाइटन जो सैटेलाइट है वह सेकेंड लार्जेस्ट जो है ऐसे बोल सकते हैं सैटेलाइट है इन आवर सोलर सिस्टम। ये सब कुछ याद रखिएगा। टोटल वर्तमान में अभी 8 ही जो है आपका प्लैनेट्स है ना। प्लूटो को हटा दिया गया था, जो कि आपको पता होगा 1930 में उसको डिस्कवर किया गया था, और 2006 में उसको हटा दिया गया था। तो ये आपका सन है, उसका मरकरी है, फिर विनस आता है, फिर अर्थ है, मार्स है, जुपिटर यानी रेड प्लैनेट है, उसका सैटर्न है, यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून, और लास्ट में प्लूटो था, उसको तो हटा दिया गया था 2006 में। हमारा पोजीशन इस 3rd नंबर पे है, ओके देख लीजिएगा। और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, ओके जैसे बात किया था ना कि सबसे बड़ा जुपिटर है, तो उसमें 5th आया, और 3rd जो है सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। तो ये सब कुछ याद रख सकते हैं। और जो सैटर्न है उसका डेंसिटी वाटर से भी कम होता है। वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है, तो इससे भी कम डेंसिटी इसका होता है। इसका मतलब पानी में यह तैर जाएगा। और नेपच्यून पर एक दिन सबसे बड़ा होता है ना, इसको ध्यान रखिएगा। मरकरी नियरेस्ट प्लैनेट है सबसे, आपको देख लीजिएगा, लेकिन सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म विनस है, क्योंकि इसका 95% एटमॉस्फेयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना हुआ है, और CO2 आपको पता होगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड गॉस। तो गॉस में किसको मापा जाता है? तो गॉस में रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई लिखा हुआ है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, या फिर मैरिन डेप्थ है, या फिर फोर्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो आंसर इसका मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। तो मैग्नेटिक जो इंडक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी कहीं कहीं देखिएगा, तो इसको ना गॉस में नापा जाता है। और एक आपको शायद मुझे याद तो नहीं आ रहा है, एक वीडियो होगा हाउ मेनी, तो उसमें शायद हो सकता है क्वेश्चन को मैं डिस्कस जरूर किया होगा गॉस के बारे में। गॉस आखिर क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको इंडक्शन बोलते हैं, इसका यूनिट होता है गॉस, और यह ना CGS यूनिट होता है, SI नहीं होता है। SI तो टेस्ला होता है, मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट टेस्ला होता है, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁴ गाउस, ठीक ना। ये होता है CGS यूनिट इसका, ओके 10⁴ गाउस, यानी कि 1 गाउस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये हो जाएगा इसका कन्वर्सन अगर देखिएगा तो, ओके। रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियाई होता है उसको फर्मी में नापा जाता है, जिसको शॉर्ट में FM लिखा जाता है, और यह होता है 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। जो मैरिन डेप्थ होता है, समुद्र की गहराई, उसको मापा जाता है फैथोमीटर में ना, इसको देख लीजिएगा, फैथम मापा जाता है, फैथम में मापा जाता है। और फोर्स का साइड तो न्यूटन होता है, सबको पता होगा, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग पिगमेंट्स काउजेज द रेड कलर इन ऑनियंस। जो ऑनियंस है उसमें रेड कलर किसके चलते होता है? कैरोटीनॉइड्स लिखा हुआ है, एंथोसाइनिन्स लिखा हुआ है, उसके बाद क्लोरोफिल्स लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है बीटा लेंस लिखा हुआ है। तो इसमें जो एंथोसाइनिन्स के चलते जो है ये जो है आपको या उसी के चलते जो है उनमें कलर रेड होता है, इसको ध्यान रखिएगा, एंथोसाइनिन्स, ओके ना। ये सब देखिए क्वेश्चन ऐसे ऐसे भी पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ओके। तो ढूंढ के लाए हूँ आपके लिए, तो अपेक्षा है कि वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर दीजिएगा। तो आंसर इसका बी है, एंथोसाइनिन्स, इसको देख लीजिएगा। टमाटर जो होता है लाल, उसमें आपको पता होगा क्या होता है, लाइकोपिन के चलते हुआ लाल दिखता है। लेप्रेसी इज काउज्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड। तो लेप्रेसी एक डिजीज है, कुष्ठ रोग इसको बोला जाता है। तो किसके चलते होता है? तो होता है बैक्टीरियम के चलते, लेकिन उस बैक्टीरिया का नाम क्या है आपसे पूछा गया। बैक्टीरियम सिंगुलर नाउन है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद माइकोबैक्टीरियम लेप्रे लिखा हुआ है, उसके बाद हीमोफिलस पर्टुसिस लिखा हुआ, उसके बाद नेसिरिया गोनोरी लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आइडेंटिफाई करने में आई होप कि कष्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि लेप्रेसी जैसा सेम साउंड कर रहा है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ये जो है बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, इसको ध्यान रखिएगा। और लेप्रेसी में आपको पता होगा स्किन डिजीज है, इसको ठीक करने के लिए MDT दवा होता है। आप लोग एडवर्टाइजमेंट में सुने होगा कि MDT खाओ कुष्ठ मिटाओ। तो मल्टी ड्रग थेरेपी इसका फुल फॉर्म होता है, देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ देते हैं कि MDT का फुल फॉर्म क्या है। तो मल्टी ड्रग थेरेपी होता है, बैक्टीरिया का नाम हो गया। TB जो जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सबके सब जो है बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये TB के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यह बैक्टीरिया, ओके ना, जो कि लंग को अफेक्ट करता है। TB आपको पता होना चाहिए। और हीमोफिलस पर्टुसिस, आप लोग DPT का फुल फॉर्म पढ़े होते हैं ना, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। तो DPT में जो है ये भी जो है पर्टुसिस के लिए यूज होता है, तो इसका बैक्टीरिया है, और ये भी जो है मतलब इसका बैक्टीरिया का नाम हो गया। और नेसरिया गोनोरी जो है एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि STD के अंतर्गत इसको रखा जाता है, तो उसमें आता है। तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज ही है, ओके। जो बैक्टीरिया का नाम आप लोग देख लिए, नेसरिया गोनोरी लिखा हुआ है। और चलिए, तो सारा हो गया, सारा बैक्टीरियल डिजीज है, डिटेल में डिस्कस कर दिया, ओके या।
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में गोनोरिया आता है, सिफिलिस आता है, एड्स तो आपको पता होगा। एड्स जो होता है सो वायरस से होने वाला डिजीज है ना, बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज नहीं है। डैश वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड सेल। तो 1665 में ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो ये जो किया गया था वह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 में ना, सेल। और सेल का जो न्यूक्लियस का खोज किया गया था वह रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। ओके, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा सेल का न्यूक्लियस का खोज किया गया था। रदरफोर्ड तो क्या किए थे, रदरफोर्ड जो है ये आपका न्यूक्लियस का खोज किए थे, वो एटम का न्यूक्लियस का खोज। और इनका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी फेमस है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड का। ठीक है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसके लिए जाने जाते हैं, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, कॉन्डोक्स में लिखिए। और फ्रांसिस क्रिक, दो पर्सनालिटी के बारे में आप लोग कॉन्डोक्स में बताइए। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग कितनी बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और ऐसे तो फ्रांसिस क्रिक के बारे में डिस्कस नहीं किया हूँ, लेकिन फ्लेमिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूँ। तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बताइए का मेडिकल साइंस में। रॉबर्ट को हो गया आंसर। ओके ना, 1665 में। कोर का आपको पता होगा, उसका देखे थे ना। तो यहाँ कुछ सेल लिया गया है, यहाँ पे यहाँ एनिमल्स या एनिमल सेल के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा था। तो सेल में देख लीजिएगा बहुत सारी चीज़ पाया जाता है। तो ये सब कुछ सेल ऑर्गेनेल्स है। सेंट्रोसोम देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस सेल का देखने को मिल रहा है। लाइसोसोम है जिसको आप लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं। उसका बाद राइबोसोम है जहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। उसके बाद गोल्जी ऑपरेटस है, सो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सब कुछ है। और इसके अंदर लिक्विड होता है, देखिएगा सेल जो होता है उसके अंदर लिक्विड होता है। तो इसी को ना साइटोप्लाज्म बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड जो होता है उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसके अंदर जितना भी ऑर्गेनेल्स है वो समझिए कि तैरते रहते हैं। तो इस तरह का कुछ कहानी होता है। क्लियर है? ओके, और यह सेल मेम्ब्रेन ना, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि कुछ पदार्थों को अंदर जाने देता है और कुछ पदार्थों को बाहर आने देता है, लेकिन सब चीज़ को ना आने देगा ना जाने देगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स लीड्स इन द सनफ्लावर कल्टिवेशन, यानी कि सूर्यमुखी के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। ये तो लग रहा है जनरल जीके क्वेश्चन है, लेकिन मैं सोचा कि इसको भी डाल देना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो वहीं पे सूरजमुखी का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, आंसर इसका बी है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, यहाँ पे कुछ आपने देखा नहीं ना, आपने कुछ नहीं देखा है, ठीक है, उसका देखिएगा तो आंसर ही पता चल जाएगा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे इज अ टेक्निक यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द डिजीज। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, इसको ना क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था। तो यहाँ पे रूमिनेटेड आर्थराइटिस लिखा हुआ है, एक तरह का हड्डी से रिलेटेड डिजीज है। किडनी कैंसर है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स लिखा हुआ है, और फिर मलेरिया लिखा हुआ है। सही आंसर क्या होगा? तो देखिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ए से, यह ना शॉर्ट फॉर्म है एलिसा, फुल फॉर्म है एलिसा के लिए, ELISA। तो एलिसा का फुल फॉर्म मैं आपको बताया था, यही होता है। और इसमें जो है एड्स के परीक्षण के लिए या टेस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। तो एलिसा यहाँ पे लिखा हुआ था, तो क्वेश्चन में वहाँ पे नहीं था, इस तरह से लिखा हुआ था। पूरा नाम यहाँ पे मतलब शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिखा हूँ, और आपको फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, पूछा जाता है। एड्स का हो गया, HIV का फुल फॉर्म आप लोग जरा लिखिए। ओके ना, HIV का फुल फॉर्म तो यही होता है, इसको देख लीजिएगा। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है और इसी के लिए टेस्ट किया जाता है। और एक विडाल टेस्ट किया जाता है, किसके लिए? वह किया जाता है टाइफाइड के लिए, उसको देख लीजिएगा। टाइफाइड किससे होता है डिजीज? वायरस से या फिर बैक्टीरिया से? तो यह बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। साल्मोनेला टाइफी इसका बैक्टीरिया का नेम है, किसका? टाइफाइड का। और जो मलेरिया होता है आपको तो पता होगा, ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के चलते होता है। मतलब अलग अलग कारण है, लेकिन इंडिया में जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया का, जो वाहक बोल सकते हैं, वह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। और मच्छर है आपका ईडिस ना, एनोफिलिस। नेक्स्ट है विच साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, देख रहे हैं इसको, विच साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द हाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट एबव फिक्स्ड लेवल, यानी कि हाइट अगर मापना है तो किसको यूज किया जाता है? तो देखिए ये होता है आपका अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर का यूज करके आप लोग जो है से वायुयान की ऊंचाई को माप सकते हैं। ठीक है, बैरोमीटर तो पता होगा, एयर का प्रेशर आप लोग मेजरमेंट करते हैं। फेदोमीटर समुद्र की गहराई होता है। और वाट मीटर में जो है से पावर को मेजर किया जाता है। पावर का सेकंड क्या होता है? वाट होता है। तो वाट मीटर समझ लीजिएगा कि पावर को मेजर करता है। और रेजिस्टेंस नापने का होता है, रेजिस्टेंस यूनिट क्या होता है? ओम होता है। तो रेजिस्टेंस को ऐसे यूनिट ओम होता है, तो इसको मापने का जो डिवाइस होता है वह ओम मीटर ही होता है। ठीक है, चलिए तो आंसर इसका हो चुका है टी। विच ऑफ द फ्लोइंग सैटेलाइट इज इंडिया फर्स्ट अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट इन अ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। तो जो पहला सैटेलाइट था इंडिया का, जो कि क्या करता था, भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह था, उसका नाम था
आर आई सेट, ठीक है ना, आर आई सेट 1A, तो 1A इसका नाम था, जिसको देख लीजिएगा, आंसर इसका बी है, रिसेट 1A बोलते हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा पहला पृथ्वी का इमेजिंग उपग्रह था, यानी कि पृथ्वी का इमेज लेने वाला था, ओके ना। उसका देख लीजिएगा, कभी कभी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बात किया जाता है, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, जो कि अर्थ से देखिएगा तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। तो कभी कभी पूछते हैं आपको कभी कभी जो भू स्थितिक उपग्रह होते हैं, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, वह पृथ्वी से कितना हाइट पर लगाए जाते हैं, तो वह 36,000 किलोमीटर होता है ना, ओके, तो इतना हाइट पर लगाया जाता है। तो याद देखिएगा रिसेट 1A यह पहला पृथ्वी का इमेजिंग उपग्रह था, यानी कि इमेज लेने वाला एक सैटेलाइट है। डैश इज द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एंड सॉइल साइंस टू क्रॉप प्रोडक्शन, बोला जा रहा है कि फसल उत्पादन के लिए पौधों और मृदा विज्ञान का जो अनुप्रयोग है उसको क्या बोलते हैं। ब्रायोलॉजी है, एग्रोनोमी है, एनाटोमी है, या फिर एग्रोएस्ट्रोलॉजी है। तो इसको एग्रोनोमी बोला जाता है, यानी कि फसल उत्पादन के लिए अगर पौधों और अगर मृदा विज्ञान का जो स्टडी होता है उसको एग्रोनोमी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, यानी कि एक तरह से एग्रीकल्चर का यह विज्ञान हो गया। ब्रायोलॉजी में आप लोग जो ब्रायोफाइटा होता है पढ़े हैं ना, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो उसमें जो ब्रायोफाइटा आता है उसका स्टडी को आप लोग ब्रायोलॉजी बोलते हैं। और एनाटोमी में क्या करते हैं, एनाटोमी में हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, इसको हिंदी में सार्डिकी बोला जाता है, यानी कि ह्यूमन या प्लांट्स के बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको एनाटोमी बोला जाता है। और एग्रोएस्ट्रोलॉजी में, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में इसमें ग्रास का स्टडी किया जाता है ना, ग्रास का स्टडी किया जाता है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। विच ऑफ द फ्लोइंग केमिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर इन यूरिन, तो यूरिन का जो येलो कलर होता है वह किसके चलते होता है। यहाँ पे एल्बुमिन लिखा हुआ है, यूरोबिलिन लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे बिलीरुबिन लिखा हुआ है, और फिर क्रिएटेनाइड लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा यूरोबिलिन हो जाएगा ना, यूरोबिलिन है। और इसको कहीं कहीं देखिएगा यूरोबिलिन को यूरोक्रोम के नाम से भी जाना जाता है, ओके ना, सारा चीज माइंड पे एक साथ नहीं आता है, तो इसको यूरोक्रोम के नाम से भी जाना जाता है। क्रोमा वर्ड जो है ना उसका मतलब कलर होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो यूरोबिलिन जो बिलिन है इसको यूरोक्रोम के नाम से भी आप लोग जानते हैं, और इसी के चलते जो यूरिन होता है वो आपको पीला कलर का दिखता है, ठीक है। एल्बुमिन एक तरह का प्रोटीन होता है ना, जो कि लीवर के द्वारा इसको सेक्रेट किया जाता है। और एक तरह का जो रूबिन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आरबीसी बोल सकते हैं कि जब आरबीसी का जब डेट होता है ना उस तरह का बनता है, आरबीसी जब डेट हो जाता है तब जाकर बिलीरुबिन बनता है। और जो क्रिएटिनाइट है ये बनता है आपका कोई मसल्स टूट फूट गया उसके बाद ये बनता है ना। तो यूरोबिलिन इसको कम से कम याद रखिएगा, ठीक है, यूरोक्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इसी के चलते जो है से जो यूरिन होता है वह येलो कलर का होता है। बहुत सारा जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है वह यूरिन के थ्रू ऐसे बाहर निकाला जाता है, ठीक है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन हैंड, तो ह्यूमन का जो हैंड होता है उसमें कितना जो है से बोन होता है, 14, 21, 27 या फिर 17। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, 27 बोन्स होता है, ठीक है। तो 27 बोन्स हैंड में होता है, टोटल हैंड के बारे में बात किया जा रहा है, 27 बोन्स होता है। हमारा जो स्कल होता है उस पर कितना बोन होता है जरा ये बताइएगा। फेस पर तो 8 होता है, सबको पता होगा, लेकिन ह्यूमन स्कल में कितना बोन होता है। क्वेश्चन 15 है, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द डिसऑर्डर कॉल्ड पार्सोमनिया लिखा हुआ है। तो पार्सोमनिया लिखा हुआ है इसका मतलब होता है स्लीप वॉकिंग, एक डिजीज है स्लीप वॉकिंग, ओके ना। तो जो स्लीप वॉकिंग है वही डिजीज का नाम है पारासोमनिया। इसमें होता क्या है कि लोग जब सोते हैं ना दिन नींद में चलने लगते हैं, इस तरह का कुछ डिजीज है। और तंदीर समझते होंगे आंख में होने वाला है निद्रा भ्रमण, तो कुछ डिजीज है, यही निद्रा भ्रमण है। समुद्री रोग देखिएगा, और स्टेमरिंग मतलब तो हकलाना होता है, तो इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा कि हकलाना का अंग्रेजी स्टेमरिंग होता है। आंसर इसका भी है स्लीप वॉकिंग ना, इसको पारासोमनिया के नाम से जाना जाता है। एक डिसऑर्डर है जिसको स्लीप वॉकिंग बोलते हैं, नींद में चलने लगता है सब। और इस तरह का जो एक्ट होता है आप लोग पढ़े होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको सोमनाबुलिज्म कहा जाता है ना, नींद में चलना, सोमनाबुलिज्म। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी में बहुत बार पूछा गया है इसको। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रीन लाइट फायरवर्क्स। चलिए, आप लोग थंबनेल में जो देखे थे इमेज वही क्वेश्चन है कि जैसे कि फायरवर्क होता है या फिर बम पटाखे आप लोग जलाते हैं तो उसमें ग्रीन कलर आप लोग को दिखता है।
तो ग्रीन कलर जो होता है ऐसे अलग अलग जो बोल सकते हैं एक तरह का एलिमेंट यूज किया जाता है। तो किस एलिमेंट के चलते ग्रीन कलर आपको दिखता है? सिलिकॉन, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम। आंसर इसका डी है ना, बेरियम के चलते आपको यह दिखता है। आइए अलग अलग कलर जो आप लोग को दिखता है वह किसके चीज़ के चलते होता है, आइए देख लेते हैं। जैसे देख लीजिएगा, अगर रेड कलर है तो आपको एस्ट्रोनियम के चलते होता है, दिखता है। ऑरेंज कलर है तो आपको ना कैल्शियम साल्ट के चलते होगा। उसका अगर येलो कलर है तो सोडियम साल्ट के चलते होता है। जो ग्रीन कलर जो कि एंड आपका क्वेश्चन का आंसर था वो बेरियम साल्ट के चलते होता है। अगर सिर्फ एलिमेंट पूछेंगे तो आंसर बेरियम लगाइएगा, ठीक है। जो ब्लू कलर होता है वह कॉपर के चलते होता है, तो रटना इसको पड़ेगा ही नहीं, ब्लू मेटल्स इसको आप लोग बोलते हैं। और पर्पल जो होता है आपको इसमें बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है, इसमें कॉपर और जो है से आपको एस्टोनियम मिला हुआ है, ठीक है। तो दो चीज़ से मिलकर बना होता है। और जो सिल्वर होता है वह मैग्नीशियम के चलते और एल्यूमिनियम के चलते आपको देखने को मिलेगा। और व्हाइट होता है वो अलग अलग तरह से देखने को मिल जाएगा, बर्न किया जाता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और फिर टाइटेनियम को, तो इस तरह से व्हाइट कलर देखने को मिलता है, ठीक है। तो सारा चीज़ डिटेल में डिस्कस कर दिया, कम से कम इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बेरियम पूछा चुका है और अलग एग्जाम में आते रहता है। सोडियम से क्या होता है, ये आपका येलो होता है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ऑरेंज होता है कैल्शियम से, रेड होता है एस्टोनियम से चलते। तो अलग अलग कलर का लाइट जो देखने को मिलता है। अभी होली में काफ़ी बम पटाखा भी जलाए होंगे आप लोग, तो ध्यान रखिएगा अलग अलग कलर किसके चलते आता है। व्हाट इज अ लिप शेप्ड फ्लैप ऑफ कार्टिलेज लोकेटेड बिहाइंड द टंग एट द टॉप ऑफ द लैरिंक्स और वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जहाँ से साउंड जो है से निकलता है। तो उसके ऊपर एक लिप शेप्ड फ्लैप कार्टिलेज होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको ना एपिग्लोटिस के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको उपकंठ बोला जाता है। इसको मैं आज हिंदी में लिख दिया हूँ, तो उपकंठ इसको बोला जाता है। जेजुनम जो है ये बताइएगा यह किसका पार्ट है, इसको बताइएगा। जेजुनम जो है से किसका पार्ट है, मैं डिस्कस किया था एक बार कि यह किसका पार्ट है। देख लीजिएगा यहीं पे आपको जो है से एपिग्लोटिस देखने को मिलेगा, यहाँ पे नेक में। तो यह ओपन एपिग्लोटिस है और यहाँ पे क्लोज एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस से बोला है जैसे कि लिप्स शेप का होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जैसे कि आप लोग खाना खाते हैं या फिर नाक से सांस लेते हैं, तो जो खाना जो होता है जिसको आप लोग ओसोफेगस यानी कि फूड पाइप बोलते हैं, तो खाना जो है से आपका जो विंड पाइप है उसमें ना चला जाए, उसको इंश्योर करने का काम ही होता है एपिग्लोटिस का। वही जैसे इसको बंद कर देता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए बोला जाता है कि खाने समय बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादा सांस लीजिएगा तो खाना जो है से फंस सकता है। तो आंसर हो जाएगा इसका एपिग्लोटिस। और गॉल ब्लैडर वही जगह है जहाँ पर आपको पता है बाइल जूस को स्टोर किया जाता है, जो कि लिवर सीक्रेट करता है। साइटोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, तो साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें आप लोग सेल्स का स्टडी करते हैं, ठीक है। सेल का स्टडी किया जाता है। फंगस को तो फाइकोलॉजी बोला जाता है। आंसर इसका डी है, इजी क्वेश्चन था, साइटोलॉजी सबको पता होगा। क्वेश्चन 19 है, टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर नोन एज। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, स्टोमेटा है, न्यूक्लियस, सब चीज तो पढ़े होंगे। स्टोमेटा जो है सरफेस पर पाया जाता है, ठीक ना, सेल में ये सब नहीं पाया जाता है। स्टोमेटा इसका नाम है। देखिएगा यही होता है, एपिडर्मिस सेल है, सबसिडरी सेल है, उसके बाद स्टोमेटल सेल है, फिर गार्ड सेल्स है। तो ये सब कुछ सेल होता है जो कि स्टोमेटा में आपको पाया जाता है, लिप में पाया जाता है। और इसको देख लीजिएगा, जो ओपनिंग और जो क्लोजिंग होता है ना, क्वेश्चन यही पूछते हैं, वह गार्ड सेल के द्वारा इसको मतलब बोल सकते हैं कि ऑपरेट किया जाता है। गार्ड सेल ऑपरेट करती है कि ओपन कब करना है और कब इसको क्लोज करना है। तो स्टोमेटा उस टीनी पोर्स को बोला जाता है। तो इसी से आप लोग जो बोला जाता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, यही स्टोमेटा के थ्रू होता है, यानी कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लिप्स। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी विल यू फाइंड सुपीरियर रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस जैसे कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो ये ना आई का एक पार्ट है। तो आई का एक पार्ट होता है, आइए इसका कुछ फंक्शन भी डिस्कस कर लेंगे। तो देख लीजिएगा सुपीरियर रेक्टस यहीं पे है, यही था ना शायद, या तो सुपीरियर रेक्टस यहाँ पे देख लीजिएगा ओपन मूवमेंट है, सुपीरियर ओब्लिक है, उसके बाद यहाँ पे मीडियल रेक्टस है, इन्फीरियर ओब्लिक है, लेटरल रेक्टस है और यहाँ पे इन्फीरियर रेक्टस है। तो ये सब कुछ पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ओब्लिक और रेक्टस, कहीं ओब्लिक है कहीं रेक्टस है, सुपीरियर कहीं पे मीडियल वर्ड, इन्फीरियर वर्ड कहीं पे है। तो समझ लीजिएगा कि यह आई का पार्ट है। इसका काम क्या है देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अपवर्ड मूवमेंट, तो आंख आप लोग जो है से ऊपर नीचे घुमाते हैं, तो ये मसल के द्वारा ही जो है से काम किया जाता है। तो अपवर्ड मूवमेंट में ये वाला काम करता है सुपीरियर रेक्टस। उसका डाउनवर्ड जो डाउनवर्ड होता है, फिर आउटवर्ड जो मूवमेंट होता है उसमें फिर यह काम करता है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा मीडियल रेक्टस ऐसे इनवर्ड मूवमेंट करता है अंदर की तरफ, इसमें आउटवर्ड मूवमेंट के लिए ये मूवमेंट होता है। उसके बाद
अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट के लिए इन्फेरी यूज होता है, और फिर यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट में इन्फेरी रेक्टस आता है, और मेडियल रेक्टस जो करता है इनवर्ड मूवमेंट में, ये तो बता ही दिया। तो ये सब कुछ काम होता है। कहने का मतलब है, इन शॉर्ट आप लोग बताएं कि इन नट सेल अगर बात करें तो आंख जो अलग अलग घुमाते हैं, इधर उधर देख रहे हैं आप लोग, घुमा के देखिए अभी, इधर उधर घुमाइए, तो ये सारा जो काम हो रहा है ना, वही मसल के चलते होता है। तो आई में यह पार्ट होता है सुपीरियर रेक्टस। अच्छा क्वेश्चन था। फिच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ मीट। तो मीट तो आप लोग खाए होंगे तो जो खाया जाता है मीट, तो उसमें जो हम लोग तो खा लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जाता नहीं है कि फिर कौन सा रिएक्शन होता है। तो इसके अंदर ना मिलार्ड रिएक्शन होता है। तो द मिलार्ड रिएक्शन इसका आंसर हो जाएगा। मिलार्ड रिएक्शन साइंटिस्ट का नाम है, एक शायद फ्रेंच है ना, फ्रेंच पर्सन है, तो उन्हीं का नाम रखा गया है। मिलार्ड रिएक्शन में आपको पता होगा, मीट जो है जब होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है, आपको पता है ना। बहुत लोग अब न्यूज में चला था कभी कभी, जो है गाय जो है प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, तो कंट्रोवर्सी भी हो गया था। ओके ना, मेरे वर्ड को मत लीजिएगा, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रोटीन होता है मीट में, ठीक है। तो प्रोटीन होता है, तो उसके बाद उसको शुगर के साथ मिक्स करता है, और जब हीट किया जाता है तो ये क्या बनता है, वो कलर, फ्लेवर और एरोमा बेक्ड ब्रेड होता है। यहाँ पे ब्रेड है, यानी कि सब जो है अलग अलग कलर का देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग जो मीट को पकाते हैं ना, नॉर्मली तो आप लोग मसाला डाल के उसको चटपटेदार बना देते हैं। अगर नॉर्मली ऐसे ही खाली बेक कीजिएगा उसको आग में, तो उसका कलर देखिएगा अलग अलग, थोड़ा ना धूसर कलर का हो जाएगा। तो वहाँ जो रिएक्शन होता है ना, तो उसके चलते जो है हो जाता है। तो मिलार्ड रिएक्शन वो होता है। एरोमा का मतलब कलर होता है ना, एरोमा का मतलब ही कलर होता है, नहीं, एरोमा का मतलब गंध होता है, फ्रेग्रेंस होता है, कलर नहीं। क्रोमा का मतलब कलर होता है। तो मिलार्ड रिएक्शन याद रखिएगा, ठीक है। जब मीट पकता है उसमें यूज होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल कौन सा है। तो क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस किया था आपसे कि अगर कोई डैम है, उसमें वाटर स्टोर है, तो कुछ हाइट पर है, तो हाइट के चलते उसमें ना पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, और ये एक्चुअली ग्रेविटेशन के चलते है, तो इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप लोग बोल सकते हैं। तो वाटर दैट इज स्टोर्ड बिहाइंड अ डैम, ये इसका आंसर हो जाएगा। बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, तो बुलेट जो फायर किया जाता है उस बुलेट में काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। फुट किकिंग अ बॉल, तो इसमें जो फुट अगर मार देते हैं बॉल को, तो फुट में हमारा कौन सा होता है, तो फुट में मस्कुलर फोर्स होता है ना। इसमें जो अगर बोल सकते हैं कि इस तरह का मस्कुलर फोर्स होता है, तो हम लोग अपना मसल से यूज करते हैं। और मूविंग कार अगर है तो एज अ होल अगर बात कीजिएगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। चलिए, जो कि इसका इंजन एक मैकेनिकल वर्क करता है। अरे भाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वेरीगेटेड कलर ऑफ लीव्स ऑफ सम प्लांट्स। कुछ प्लांट में देखिएगा ना कि अलग अलग, वेरीगेटेड का मतलब होता है डिफरेंट कलर का। तो जो अलग अलग कलर का जो है प्लांट का लीव्स हो जाता है, वो किसके चलते होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्ट। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रोमोप्लास्ट ना, इसका आंसर देख लीजिएगा। जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह ग्रीन कलर का होता है, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है कि इसमें ना अलग अलग लीव्स देखिएगा, तो इसमें होता क्या है कि अलग अलग कलर का जो है से पत्ती पाया जाता है, तो उसमें ना क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। जो ग्रीन कलर का होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें नहीं होता है। तो जितना भी अलग अलग कलर का देखते हैं लीव्स, उसमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके चलते कभी देखिएगा हल्का पीला कलर का है, हल्का रेड कलर का देखने को मिलेगा, ओके ना। तो ये सब देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे 3 कलर का प्लेशिट होता है, जिसमें आपको आता है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। 3 जो है टाइप होता है प्लेशिट्स का। प्लेशिट पढ़े हैं ना आप लोग, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट से पाया जाता है। तो इसको देख लीजिएगा। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का जो होता है, एक तरह का बोल सकते हैं क्रोमोप्लास्ट, उसी को क्लोरोफिल बोला जाता है। सॉरी, गड़बड़ हो रहा है। जो ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट होता है उसी को क्लोरोफिल कहा जाता है, ओके ना। आंसर तो आपका हो गया है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लेस्टिड्स होते हैं ना, ये जो होता है कलरलेस होता है। इसका मुख्य रूप से काम होता है कि स्टार्च है, ये सब चीज़ को ना स्टोर करने का यह काम करते हैं, ग्लूकोज ये सबको। तो आंसर इसका हो गया डी, क्रोमोप्लास्ट के चलते अलग अलग कलर देखने को मिलता है पत्ती में, ठीक है। ये सब देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। क्रोमोप्लास्ट है जो कि देखने को मिल रहा होगा अलग अलग कलर का है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर का तो दिख ही रहा है, और ल्यूकोप्लास्ट देखिए कोई कलर दिख रहा है नहीं, कलरलेस यह होता है, ओके। तो ये सब चीज़ पता चल गया होगा। तो ये क्रोमोप्लास्ट है, रेड कलर है, हल्का पीला कलर का भी देखने को मिलेगा, अलग अलग कलर का देखने को मिलता है। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। क्लास कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, और फीडबैक के तौर पर आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।